नमस्ते। जीवंतिका आयुर्वेद चैनल में आप सभी का स्वागत है। पंचकर्म के पहले और दूसरे पार्ट हमने देख लिए हैं। आज पंचकर्म का पूरा विस्तार से हम सब कुछ जानेंगे। उसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं एमडी पंचकर्म स्पेशलिस्ट। उनसे ही हम जानेंगे पंचकर्म के बारे में। तो आज हम पंचकर्म के प्रधान कर्म के बारे में पूरे डिटेल में जानेंगे। तो आज हम डॉक्टर जीवन से के साथ जुड़े हैं। तो आज आप इनसे जानिए पंचकर्म के जो प्रधान कर्म हैं उनके क्या क्या फायदे हैं और किन किन को करवाना चाहिए। जी, सबसे पहले पंचकर्म क्या है ये हमें पहले समझना है। पंचकर्म में कौन कौन से कर्म होते हैं, जैसे वमन, विरेचन, नस्य, बस्ती और रक्तमोक्षण, ऐसे 5 प्रधान कर्म हैं। तो इनमें जो वमन किया जाता है वो कफ के विकारों को दूर करने के लिए, जो विरेचन किया जाता है वो पित्त विकार को दूर करने के लिए, और बस्ती ये वात रोगों को नाश करता है। अब वमन जो होता है वो हम रेगुलर भी कर सकते हैं और रोगी भी कर सकते हैं। रोगियों के लिए ऐसा कोई काल नहीं बताया गया है, लेकिन जो निरोगी है वो अपने निरामय अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं और हमेशा से ही आरोग्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें मार्च या अप्रैल महीने में ये वमन उपचार करना चाहिए। जो बस्ती उपचार है वो मई में करना चाहिए, और जो विरेचन ट्रीटमेंट है वो शरद ऋतु में यानी अक्टूबर के महीने में ये करनी चाहिए। आप थोड़ा सा वमन के बारे में पूरे डिटेल में बताइए, किन किन व्यक्ति को करवाना चाहिए, उसकी प्रोसेस क्या क्या होती है। जी, तो वमन में हम पहले रोगियों को स्नेहन स्वेदन करते हैं, यानी पूरा मसाज करते हैं, सर्वांग अभ्यंग बोलते हैं जिसको, और पूरे बॉडी में स्टीम देते हैं। अब आयुर्वेद में ऐसा स्नेहन स्वेदन करने के लिए क्यों कहा गया है? स्नेहन स्वेदन का लाभ आयुर्वेद में ऐसा बताया है कि जैसे हम शरीर में तेल लगाते हैं तो शरीर के जो दोष होते हैं वो दोष अपने स्रोतों में यानी चैनल्स में आना शुरू हो जाते हैं, और स्वेदन से उनका लिक्विफिकेशन शुरू हो जाता है। तो दोष जैसे ही लिक्विफाई होंगे, जैसे ही वो अपने चैनल्स में आएंगे, तो हम वमन या विरेचन या अन्य पंचकर्म के पद्धतियों द्वारा उनको बाहर निकाल पाएंगे। वमन से हम दोषों को ऊर्ध्व मार्ग से यानी मुख के मार्ग से बाहर निकालते हैं। अब जिनको ऊर्ध्व अम्ल पित्त है, जिनको हमेशा जलन रहती है, छाती में जलन रहती है, या जी मचलना जैसे समस्याएं बनी रहती है हमेशा, जो एंटासिड दवाइयाँ खाते रहते हैं, जिनको लॉन्ग एंटीबायोटिक की हिस्ट्री रही है, या फिर जिनको मेदो रोग है, जिनका वजन बढ़ रहा है, या फिर जो माताएं अपने बच्चों को अपना स्तन्य पिला रही है तो उनको स्तन्य दोष भी हो जाए तो भी हम वमन करने का सलाह देते हैं। ये वमन करने से बच्चों को क्षीरालसक या पारिगर्भिक जैसे दूध के समस्याओं के वजह से जो उनको बीमारियां होती है वो दूर हो जाती है, क्योंकि हम हेतु पे चिकित्सा करते हैं, ना कि किसी रोग पे। तो कफ दोष जिन जिन लोगों में जिन जिन अवस्थाओं में बढ़ता है, उन कफ दोष के लिए हमें वमन जरूर करना चाहिए। स्नेहन स्वेदन के बाद हम एक दिन वमन का प्लान करते हैं। अब ये प्लान क्यों होता है? क्योंकि ये एक सर्जरी है, तो हमें वमन का फिटनेस भी लेना पड़ता है। उस वमन में हम कुछ काढ़ा बनाते हैं जो उनके रोग के अनुसार बनाया जाता है। जैसे स्तन्य दोष के लिए अलग काढ़ा हुआ, अम्ल पित्त के लिए अलग काढ़ा हुआ, या फिर मेदो रोग के लिए भी अलग काढ़ा हो जाता है। तो वो काढ़ा पीने के बाद शरीर में हम जिस दोष को लिक्विफाई करना चाहते हैं वो दोष लिक्विफाई होना शुरू हो जाते हैं, और वो दोष मुख के माध्यम से वो बाहर आने शुरू हो जाते हैं। वमन के बाद उत्साह बढ़ जाना, फ्रेशनेस आना,
ऐसे कई सारे लाभ भी होते हैं। जैसे वजन कम हो जाना, ये तो एक उसका एक महत्वपूर्ण लाभ है। और अम्ल पित्त कम हो जाना, मेदो रोग कम हो जाना, स्तन्य दोष निकल जाना। और जो लोग ज़्यादा एंटीबायोटिक या ज़्यादा एंटासिड के वजह से जिनको हमेशा से ही कुछ बीमारियां बनी रहती है, जैसे अर्टिकेरियल रैश हुआ या वजन कम हुआ होना हो, ऐसे जो लोग रहते हैं, जो वजन कम होने के बाद जिनको समस्या होती है, उनका भी वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसा वमन हमेशा करना चाहिए और निरामय अवस्था को बने रखने के लिए हमें मार्च या अप्रैल महीने में वमन जरूर करना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर, बहुत अच्छा आपने वमन के बारे में बताया। अब हम अगले अपने वीडियो में विरेचन के बारे में जानना चाहेंगे। विरेचन किन किन व्यक्ति को करवाना चाहिए और उनके क्या क्या उपयोग है। चलिए हम फिर से आपके साथ मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्रसन्न रहिए, आयुर्वेद को अपनाते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।